ये कहानी एक ऐसी सिविलाइजेशन की है जो आज से लगभग 2000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के एक बड़े हिस्से में रहा करती थी। उस सिविलाइजेशन के लोग किस मुश्किल दौर में वो अपना जिंदगी गुजारते थे और किस तरह वो जगह आखिरकार अमेरिका के हिस्से में आया, देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक जंगली कबीले के कुछ लोग मिलकर एक जानवर का शिकार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जानवर भाग रहा होता है, तभी उसका पैर एक रस्सी से टकरा जाता है जो कि एक जाल होता है। असल में ये लोग ऐसे जाल जंगल में जगह जगह पे लगाकर रखते हैं, तो जैसे ही उस जानवर का पैर रस्सी से टकराता है, सामने से नुकीले लकड़ी का एक ढांचा तेजी से आकर उस जानवर के आर पार हो जाता है। सभी ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। फिर वो एक एक टुकड़ा बांटने लगते हैं, जिसमें किसी को दिल तो किसी को नाक या कान का हिस्सा मिलता है। अब उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं होती, और जब उसकी बारी आती है तो ये उसे जानवर के टेस्टिस निकाल कर देते हैं और कहते हैं इसे खाने से संतान की प्राप्ति होती है। पर ये जब इस बात को नहीं मानता तो एक आदमी बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और ये जो बोल रहा है वही इस कहानी का मेन किरदार होता है, जिसका नाम है जैगुआर। इसका पिता मॉरिस पीछे खड़ा होता है। अब जैसे ही वो आदमी इसे खाता है, इसका टेस्ट इतना गंदा होता है कि वो उल्टी करने लगता है। इतने में सभी उस पर हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर उनसे लड़ना शुरू कर देता है। तभी मॉरिस बीच में आकर उनकी लड़ाई रुकवा देता है और उस आदमी को साइड में ले जाकर बोलता है कि तुम्हें और सहनशील बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो कहता है कि मैं बाप नहीं बन पा रहा, इसलिए ये मेरा मजाक बनाते रहते हैं। जिस पर मॉरिस उसे एक दवाई कहकर कुछ पत्ते निकाल कर देता है और कहता है इसे इस्तेमाल करने से तुम बाप बन जाओगे। ये उसी वक्त उसे खाने वाला होता है, पर मॉरिस उसे रोक कर कहता है इसे खाना नहीं है, इस दवाई को तुम्हें उस जगह पर तब लगाना है जब तुम अपने बीवी के करीब जाओगे। तो वो विश्वास कर लेता है और बहुत खुश होता है। फिर वो अपने दोस्तों के पास चला आता है और सभी हंसी मजाक करने लगते हैं। इतने में उन्हें जंगल में किसी के होने का एहसास होता है, तो वो खड़े होकर जंगल की ओर देखने लगते हैं। जैगुआर कहता है कौन है वहाँ और तुम्हें क्या चाहिए। तभी कुछ आदिवासी निकल कर आते हैं और 3-4 बड़ी बड़ी मछली उनके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारे इलाके से होते हुए गुजरना चाहते हैं। तो वो मान जाते हैं और मछलियों को उठाकर बदले में अपने शिकार का एक टुकड़ा उन्हें दे देते हैं और उन लोगों को यहाँ से गुजरने की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद पीछे से और भी बहुत सारे आदिवासी आने लगते हैं, जिनमें से बहुत सारे घायल भी होते हैं। तो ये सब देखकर जैगुआर पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो बोलते हैं कि हमारा कबीला तबाह हो गया है और अब हम एक नई शुरुआत करने दूसरी जगह जा रहे हैं। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद मॉरिस भी सबको वापस कबीले में चलने के लिए कहता है, पर रास्ते में जैगुआर बहुत परेशान होता है, जो देखकर उसके पिता बोलते हैं कि वो जो कबीला था उनके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अब वो अपने कबीले पहुंच जाते हैं, जहां उनका कबीला बहुत ही खुशहाल होता है और सब हंसी मजाक करते रहते हैं। अब वो आदमी जिसका सब मजाक उड़ा रहे थे, उसको आकर एक बुढ़िया पकड़ लेती है जो कि उसकी सास होती है और कहती है मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे जगह किसी और को ले आऊंगी। और उसको धकेलते हुए अंदर उसके बीवी के पास ले जाती है। अब आपको याद होगा कि मॉरिस ने उस आदमी को एक दवाई दी थी। अब कुछ देर जाते ही वो चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, क्योंकि वो कोई दवा नहीं बल्कि जलन देने वाले पत्ते थे, और दोनों को जलन होने की वजह से वो चारों तरफ भागते हुए चिल्लाने लगते हैं और सब उन पर हंसने लगते हैं और बहुत मजाक बनाते हैं। इसके बाद जैगुआर अपने घर जाता है और अपनी बेटे से मिलता है। उसका बेटा 3-4 साल का है और उसकी बीवी पेट से है, और कुछ ही दिनों में एक नन्हा मेहमान भी उनके घर आने वाला है। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता है और उनसे बहुत प्यार करता है। फिर अगली सुबह का समय देखते हैं, जहाँ जैगुआर को कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, जिससे वो जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। अगले ही पल हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ बहुत ही भयानक और खूंखार दिखने वाला एक आदिवासी होता है, जिसका नाम है मुबोंगा। इसके सभी साथी झाड़ियों के पीछे छुपे होते हैं और उसके इशारे पर मशाले लेकर बाहर आ जाते हैं। जैगुआर अपने घर से बाहर देखता है तो उसे कुछ जलती हुई मशाले दिखाई देती हैं। वो समझ जाता है कि कुछ खतरा है, तो वो जल्दी से अपने परिवार को लेकर बाहर निकलने लगता है। तभी हमलावरों में से एक उन पर हमला कर देता है, पर जैगुआर उसे मारकर अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाने लगता है। इसी बीच वो खूंखार आदिवासी सबके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मार मार कर हाथ पैर बांधने लगते हैं और एक एक करके सभी झोपड़ियों को भी जला देते हैं। वही जैगुआर अपने बेटे और पत्नी को रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। लेकिन इस दौरान उन हमलावरों में से एक जैगुआर को देख लेता है और
भागता हुआ उसकी तरफ आता है, जो देखकर जैगुआर जल्दी जल्दी अपने परिवार को नीचे छोड़ने लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी पहुंच जाता है, पर जैगुआर उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता, जैगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। पर उसी समय वो आदमी कुएं के अंदर देख लेता है कि जैगुआर का परिवार अंदर है, इसलिए जैगुआर उसको मार मार कर जान ले लेता है। इसके बाद वो सेवन से कहता है, मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि सेवन उसे जाने से रोकती भी है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा। ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर जैगुआर के लगभग सभी लोगों को उन्होंने बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है जेराडो, और उसके साथ जैगुआर की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो चाकू से जैगुआर के ऊपर हमला करके मारने वाला होता है, पर जैगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है। पर इससे पहले कि उसे मारता, यहाँ पर इन सब का सरदार मुबोंगा आ जाता है और जैगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि जेराडो यहाँ पर जैगुआर को मारना चाहता है, पर सरदार उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे जवान लोगों की जरूरत है। जैगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वो अपने पिता से कहता है, मुझे माफ कर दो पिताजी, जिससे जेराडो ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसका पिता है, इसलिए वो बदले में आकर जैगुआर के सामने ही उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वो जैगुआर के ऊपर भी एक जोरदार वार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके सभी साथियों को बंदी बना दिया गया है। जैगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ उसका परिवार है। तभी सरदार का बेटा कुम्बा वहाँ देखते हुए उसे देख लेता है और वो कुएं के पास जाता है। वो देखता है कुएं के अंदर से एक रस्सी लगी हुई है, तो उसे शक हो जाता है और कुएं के अंदर देखने लगता है। पर उससे पहले सेवन अपने बेटे को लेकर कुएं के एक पत्थर के नीचे छुप जाती है। अब कुछ न दिखने पर कुम्बा ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर भी फेंक देता है, लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती, जिसके बाद वहाँ लगे हुए उस रस्सी को भी काट देता है। यानी कि अब चाहकर भी जैगुआर की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। अब इन्होंने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया था, इन सब को अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर अपना कबीला बसाने के लिए जा रहे थे, पर इन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया था। अब ये सब के सब एक लंबे और दर्द भरी सफर के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है और पहाड़ों के मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। बहुत दूर जाने के बाद ये जब एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ बहुत सारे डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर समझ में आ रहा था कि इन लोगों को किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। और यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है और वो उन खूंखार आदिवासियों से मदद के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर बार बार कहने पर भी ये लोग उसे नहीं आने देते और पीछे धकेल देते हैं। जैगुआर और उसके सभी साथी भी उस बच्ची की हालत देख रहे होते हैं, पर उसके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद वो लड़की उन खूंखार लोगों से कहती है कि बहुत जल्द एक पवित्र समय आने वाला है, जब दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम सभी जालिमों को यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारे साथ साथ पूरे साम्राज्य का भी हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं और कई घंटे के बाद एक गांव में पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने के बाद भी उन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर न छोड़कर आगे ले जाया जाता है, जहाँ कबीले का सरदार मुबोंगा के पास एक आदमी आता है और पूछता है कितने आदमी हैं। वो कहता है कि ये सब मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। यानी कि ये लोग इन्हें यहाँ पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि इन्हें बेच सकें। यहाँ पर इन्हें खोल दिया जाता है और इनके साथ जो बंदी औरतें होते हैं उनकी बोली लगाकर पहले बेच दिया जाता है और बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। अब जैगुआर और उसके कुछ साथियों को यहाँ रंग लगाया जाता है, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और उनके साथ आगे क्या होगा। दरअसल यहाँ एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है। जैगुआर और उसके कुछ साथी जिनको रंग लगाया गया था उन्हें वहाँ ले जाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और इन सब का किंग भी यहाँ मौजूद होता है। फिर एक आदमी सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है कि हमारे ईश्वर हम पर नाराज हो गए हैं, जिससे चारों तरफ बीमारियां फैल रही हैं। ईश्वर को खुश करने के लिए हमें इनकी बलि देनी होगी। ये कहने के बाद एक एक करके बलि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर बारी आती है जैगुआर की, लेकिन इससे पहले वो जैगुआर की बलि दे पाते सूर्य ग्रहण होने लगती है और धीरे धीरे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और सब प्रार्थना करने लगते हैं। अब क्योंकि बलि देते वक्त सूर्य ग्रहण लग गई थी, इसलिए अमंगल मानकर बलि रोक दी जाती है और इनको अशुद्ध समझकर किसी और तरीके से मार देने का फैसला किया जाता है। फिर जब सूर्य ग्रहण हट जाता है तो जैगुआर के साथ बाकी सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता
जाता है। अब इन सब से बोला जाता है कि तुम लोग भागो और अपने जंगल चले जाओ। इसके बाद इनमें से पहले 2 लोगों को भगाया जाता है और पीछे से ये खूंखार लोग इनके ऊपर भाले और अलग अलग हथियार फेंकने लगते हैं और इस तरह इन्हें मार डालते हैं। फिर जैगुआर और उसका एक साथी भागते हैं, पर ये दोनों दिमाग लगाकर अलग अलग होकर भागने लगते हैं ताकि उनके वार से बच सके। पर फिर भी जैगुआर के साथी को एक तीर लग जाता है और वो गिर जाता है। वहीं जैगुआर जैसे ही मैदान के आखिर में पहुंचता है तो एक तीर उसके भी आर पार हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है। यहाँ पर सरदार का बेटा जो यहाँ पहले से मौजूद था वो जैगुआर को मारने के लिए पास आता है, पर इससे पहले जैगुआर का एक साथी जो जख्मी था वो उसे गिरा देता है, पर वो पलटकर उस आदमी को मार देता है। जिसके बाद वो चाकू निकालकर जैगुआर को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता जैगुआर उसे तीर की नोक से वार कर देता है जो उसने पहले ही तोड़कर रख ली थी। अब जैगुआर के वार से सरदार के बेटे की मौत हो जाती है, जिसके बाद जैगुआर किसी तरह यहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। इसके बाद सरदार भागते हुए अपने बेटे के पास आता है, जिसके बाद उसका बेटा वहीं पर मर जाता है। सरदार के सभी साथी भी वहाँ पर आते हैं और अब सरदार अपने बेटे का बदला लेने के लिए पूरी तरह से बौखला जाता है। अब वो किसी भी तरह जैगुआर को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो अपने साथियों को लेकर जैगुआर का पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं हम जैगुआर को देखते हैं जो घायल हालत में भागते भागते बहुत दूर आने के बाद जंगल के एक पेड़ के ऊपर आकर छुप जाता है। इसके बाद सरदार और उसके साथी जैगुआर को ढूंढते हुए उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। कुछ दूर जाने के बाद मुबोंगा अपने एक आदमी के कंधे पर खून देखता है जो उसका नहीं होता। वो समझ जाता है कि जरूर ये जैगुआर का ही खून है जो किसी पेड़ के ऊपर है। वहीं जिस पेड़ पर जैगुआर छुपा था वो देखता है यहाँ पर एक खूंखार जंगली जानवर का बच्चा है और तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जैगुआर पर हमला करने वाली होती है, जिससे वो भागना शुरू करता है और जिस तरफ वो कबीले वाले थे अनजाने में वो उन्हीं की तरफ भागते हुए आने लगता है। इतने में वो लोग भी जैगुआर को देख लेते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। जैगुआर बहुत तेज भाग रहा होता है और उसके पीछे वो खूंखार जानवर भी होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जैगुआर को पकड़ता तभी बीच में एक आदमी आ जाता है, जिससे वो जानवर उसी पर हमला करके एकदम उसे चबा डालता है। अब जैगुआर यहाँ से तो बचकर निकल जाता है, लेकिन कबीले वाले अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। कई घंटे लगातार पीछा करने के बाद एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब है मौत को गले लगाना, लेकिन जैगुआर के पीछे भी मौत थी, इसलिए वो फैसला कर लेता है और वहाँ से कूदकर सीधा नीचे जा गिरता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है और किनारे पर पहुँच जाता है और जब ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके आदमी उसे देख रहे होते हैं। जैगुआर अब इन लोगों को ललकारता है क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका था। वो कहता है कि ये मेरा जंगल है, मेरे बाप दादाओं ने यहाँ शिकार किया था और अब मैं भी यहाँ पर शिकार करता हूँ क्योंकि ये मेरा जंगल और मेरा इलाका है। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर सरदार के साथ एक आदमी होता है, वो कहता है कि हमें इसके पीछे न जाकर वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उस बच्ची की भविष्यवाणी उसे याद आती है जिसने कहा था कि एक दिन तुम सबका अंत होगा और एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे जंगल से बाहर ले जाएगा, जिसके बाद तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे। जिसे सुनकर सरदार उसे चाकू से मार देता है क्योंकि वो डर चुका था और डर जाने का मतलब है मौत। इसके बाद ये खूंखार आदिवासी एक एक करके वहाँ से कूदने लगते हैं, जिससे इनके एक आदमी की मौत भी हो जाती है, पर बाकी बचकर किनारे पे आ जाते हैं और फिर से जैगुआर के पीछे जाते हैं। वहीं जैगुआर आगे भाग रहा होता है, तभी अचानक वो एक दलदल में गिर जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से अपने आप को उस दलदल से निकाल लेता है। लेकिन अब उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग चुका होता है। इतने में उसका दिमाग घूमता है और एक जगह रुककर अपने आप से कहने लगता है, मैं हूँ जैगुआर और ये जंगल मेरा है, मुझे यहाँ कोई नहीं हरा सकता और मैं किसी से नहीं डरता। इसके बाद वो उन आदिवासियों से डर के नहीं भागता, बल्कि उनको अलग अलग तरीके से एक एक करके मारना शुरू करता है। सबसे पहले वो उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ देता है, जिससे उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद वो भागता हुआ आकर एक मेंढक पकड़ता है और कांटे के जरिए उसके शरीर से जहर लेता है। फिर एक जगह पे छुपकर उनके आने का इंतजार करने लगता है और उनके आते ही सबसे पीछे वाले आदमी पर जहर वाली कांटों से हमला कर देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है। तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उसके पिता को मारा था। जैगुआर देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा है और जिराडो की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो भी उसकी तरफ आने लगता है, पर जैगुआर हथियार के पास पहुंचते ही उस हथियार को उठा लेता है और पलटकर जिराडो पर वार कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। फिर दोबारा उस पर एक जोरदार हमला करके एकदम उसका काम तमाम कर देता है। अब इतने में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और जैगुआर को अपने बीवी बच्चे की याद आती है और फिर कुएं की तरफ भागने लगता है। वही कुएं पर
पर लगातार पानी भर रहा होता है और उसकी पत्नी को पेन भी शुरू हो जाता है। इतने में जैगवार भागता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। उसके बीवी बच्चे उसे बोलते हैं कि हमें बाहर निकालो, पर अभी भी बचे 3 आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं, जिससे वो भागता हुआ कुएं से आगे निकल जाता है। पर उन तीनों में से 2 आदमी कुएं पे आकर देख लेते हैं कि अंदर जैगवार के बीवी बच्चे हैं। वहीं सरदार मुबोंगा, जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है, वो जैगवार के पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते एक जगह आकर जैगवार उसे मिल जाता है और कुछ ही दूर से वो जैगवार को तीर मार देता है, जो कि उसके सीने में लगता है। जैगवार अब जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वहीं पर खड़ा रहता है। जिसके बाद सरदार चाकू निकालता है और जैगवार की तरफ भागना शुरू कर देता है, पर उसे नहीं पता होता कि यहाँ फंदा लगा हुआ है। और जैसे ही उसका पैर फंदे से टकराता है, तभी सामने से एक नुकीले लकड़ी का ढांचा सीधे आकर उसके शरीर के आर पार हो जाते हैं, जिससे यहीं पर इसकी भयानक मौत हो जाती है। अब जैगवार को यहाँ से भी भागना पड़ता है, क्योंकि बचे हुए 2 आदमी इसी की तरफ आ रहे थे। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ लगातार पानी भर रहा होता है और जैगवार की पत्नी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही होती है और इसी मुश्किल समय में वो और एक बच्चे को जन्म देती है। वहीं जैगवार को दिखाया जाता है, जो भागते भागते समंदर किनारे पहुंच चुका था, जो बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वहीं पर रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। इतने में वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि समंदर में उन्हें बड़े बड़े जहाज दिखाई देते हैं और छोटी छोटी बोट से कुछ लोग इस टापू की तरफ आ रहे होते हैं। अब इस दौरान जैगवार को मौका मिल जाता है और वो भागते हुए कुएं के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है उसका परिवार डूबने की हालत में है और उसके पत्नी ने एक और बच्चे को भी जन्म दिया है। ये देखकर वो एक सुकून की सांस लेता है, क्योंकि इतनी मुसीबत और मुश्किलों के बाद भी उसने अपने परिवार को फिर से पा लिया है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि जैगवार अपने परिवार के साथ जंगल में होता है। उसकी पत्नी समुद्र में इन जहाजों को देखकर पूछती है, क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए? जैगवार कहता है, नहीं, हमें जंगल में ही रहकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद वो जंगल की तरफ चले जाते हैं। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए होते हैं वो यूरोपियंस थे, जिनके आने का मकसद इस टापू पर कब्जा करना था। इनका यहाँ आना एक हिस्टोरिकल समय को दर्शाती है कि यूरोपियन यहाँ आने के बाद कैसे माया सभ्यता का अंत हुआ और आधुनिक समय में अभी ये जगह अमेरिका के हिस्से में है। तो दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक हिसाब से माया सभ्यता को दर्शाती है। ये कहानी देखकर आपके मन में कोई भी सवाल आए तो कमेंट में जरूर पूछना। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।